हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर जो हम आयोडीन टाइट्रेशंस की बात कर रहे थे उसमें एक हमारा टाइट्रेशन बचा है पोटेशियम आयोडेट टाइट्रेशन। जैसा कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है तो पोटेशियम आयोडेट टाइट्रेशन नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि आयोडेट को यूज करते हुए इसको हम आयोडेटोमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, आयोडेटोमेट्री। आयोडेटोमेट्री में हम पोटेशियम आयोडेट की हेल्प से आयोडीन का लिबरेशन कराते हैं। तो लिबरेटेड आयोडीन को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं और कैसे ये आयोडीन हम लिबरेट करा रहे हैं इस पोटेशियम आयोडेट से, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें एक आयोडेट आयन है, एक आयोडाइड आयन है और एक एच आयन है। और यहाँ पर हमने आयोडीन हमारा जनरेट हो गया है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अगर हम देखें तो ये जो हमारा आयोडेट आयन है ये कहाँ से आया होगा? पोटेशियम आयोडेट से। ठीक है, ये आई माइनस हमारे पास कहाँ से आया होगा? पोटेशियम आयोडाइड से। के प्लस आई नेगेटिव। ठीक है, और हमारा इस जो रिएक्शन को हम कैरीड आउट करते हैं वो हम एसिडिक मीडियम में कैरीड आउट करते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम जब तक नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें एसिडिक मीडियम को यूज करना पड़ता है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आयोडीन की स्टेबिलिटी के लिए एसिडिक मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराया है, क्योंकि फाइनली जब आयोडीन बनता है तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करवाने के लिए हमें यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एसिड चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम एसिड के लिए H2SO4 का भी यूज़ कर सकते हैं, HCl का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये H आयन वहाँ ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने इसमें एसिड यूज़ किया हुआ है। यहाँ हमारा रिडक्शन दिखाई दे रहा है हमें आयोडीन का। ठीक है, और आप देखोगे कि वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पर हमें एक मिल गया है। तो अब ये जो आयोडीन हमारा बना है उस आयोडीन को हमें क्या करवाना है? टाइट्रेट करवाएंगे। ठीक है, टाइट्रेट क्यों किसके बाद कराएंगे? पहले तो हमें अपना रिएक्टेंट उसमें ऐड करना है, आई मीन एनालेट ऐड करेंगे। फिर वो एनालेट इस आयोडीन से रिएक्ट करेगा और हम क्या कर पाएंगे? जो बचा हुआ आयोडीन है उसको टाइट्रेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अनदर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोन अमाउंट में पोटेशियम आयोडेट ले रहे हैं। ठीक है, तो नोन अमाउंट में ले रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि हम स्टैंडर्ड की तरह उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड KiO3 का सोल्यूशन हमने लेते हैं और सपोज करिए कि हमें एस्कॉर्बिक एसिड को एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो एस्कॉर्बिक एसिड को हम एनालेट की तरह लेते हुए चलते हैं और आगे इसको प्रोसीड करते हैं। एस्कॉर्बिक एक एसिड एक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो आयोडीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो होता क्या है? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कि टाइट्रेशन हम कैसे प्रोसीड करेंगे। यहाँ हमारे पास जो कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, आयोडीन फ्लास्क या आयोडीन वाला कॉनिकल फ्लास्क जो मैंने आपको दिखाया था, इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं? KI सोल्यूशन ले लिया हमने, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लिया है। ठीक है, उसके साथ हमने क्या लिया है? स्टैंडर्ड नोन अमाउंट ऑफ KiO3। ठीक है, पोटेशियम आयोडेट का सोल्यूशन लिया है जिसको हम स्टैंडर्ड की तरह ले रहे हैं और नोन अमाउंट में हम इसको ले रहे हैं जो कि एक्सिस में है। ठीक है, एक्सिस में ले रहे हैं उतना कि हम जो बचा हुआ है उसको एनालाइज कर पाए। और नेक्स्ट हम क्या लेंगे इसमें? एनालेट। यहाँ पर हमने
को एज अ एस्कॉर्बिक एसिड ले रखा है। ओके, तो और देखिए स्टैंडर्ड में यहाँ पर अभी इंडिकेटर भी लिख सकती हूँ, लेकिन अभी तक जितने भी हम जहाँ पर भी आयोडीन और स्टार्च का रिएक्शन कराते हैं, ये चीज़ शायद मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में नहीं बता पाई हूँ, तो ध्यान से इसको अभी भी सुन लीजिए और लास्ट लेक्चर्स के लिए भी अप्लाई कर लीजिए। जब भी हम स्टार्च को एज ए इंडिकेटर हम ऐड करते हैं, तो जब हमारा एंड पॉइंट आने वाला होता है, वो कैसे पता चलेगा कि एंड पॉइंट आने वाला है? बट आयोडीन का कलर बहुत डार्क होता है, तो जैसे ही आपको ऐसा लगे कि उसका कलर हल्का सा येलोइश सा होना शुरू हो गया है, हल्का कलर होना शुरू हो गया है, उस पॉइंट पर जब हमें लगता है कि एंड पॉइंट हमारा अचीव होने वाला है, उस टाइम पर हम लोग स्टार्च को ऐड करते हैं। इसका रीज़न ये है कि स्टार्च जो है वो बहुत इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि हमारे रिएक्शन में थोड़ा इंटरफेयर करता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि बिल्कुल लास्ट में ही हम इंडिकेटर को ऐड करें। ओके, तो इंडिकेटर हम यहाँ पर टुवर्ड्स द एंड पॉइंट ऐड करेंगे। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस इंडिकेटर को टुवर्ड्स द एंड पॉइंट ही ऐड करेंगे। अब देखिए इस फ्लास्क के अंदर हो क्या रहा होगा, उस वाले रिएक्शन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। हुआ क्या, जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड था, एस्कॉर्बिक एसिड ने किसके साथ किया रिएक्ट? देखिए ये वाली चीज़ें मिलकर, ये जो आपने सॉल्यूशंस बनाए हैं, ऑलरेडी ये सॉल्यूशन हम लोग एसिडिक मीडियम में ही बनाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एसिड मेंशन नहीं किया, ये सॉल्यूशन हम एसिडिक मीडियम में ही बनाते हैं। तो ये वाली रिएक्शन यानी हम अचीव कर पाएंगे जो हमने यहाँ पर लिखी है। इस सोल्यूशन में हमारा क्या बना हुआ है? I2 बना हुआ है, यानी लिबरेट हो चुका है आयोडीन जितना होना था, क्योंकि जितना अमाउंट हमने पोटेशियम आयोडेट का इसमें डाला है, उसी के रेशियो में आयोडीन इसमें जनरेट होगा। तो नोन अमाउंट ऑफ आयोडीन इसमें जनरेट हो चुका है। अब जब हम इसमें एनालेट डालते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड जब डालते हैं, तो वो एस्कॉर्बिक एसिड किससे रिएक्ट करता है? आपके I2 से रिएक्ट करता है। ठीक है, और वो आपका बना देता है डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड प्लस आपका क्या बनता है? 2HI प्लस आपका बनता है, बनता नहीं है सॉरी, बचता है। ठीक है, लेफ्ट ओवर। हाँ, तो कितना आयोडीन आपका बचा है? रिमेनिंग आयोडीन, तो रिमेनिंग आयोडीन है। अब इस सिस्टम में आपके पास, आपने जब एस्कॉर्बिक एसिड डाला, तो आपका जितना भी आयोडीन इसमें बना था, उसमें से इसके रेशियो में आयोडीन तो एस्कॉर्बिक एसिड से रिएक्ट हो गया। ठीक है, तो जितना एस्कॉर्बिक एसिड था उस हिसाब से आयोडीन रिएक्ट हो गया। अब इस फ्लास्क में क्या बचा हुआ है? सिर्फ बचा हुआ आयोडीन। इस बचे हुए आयोडीन को हम कैसे पता करेंगे? सिंपली हम स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन ले लेंगे सोडियम थायोसल्फेट का। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्डाइज्ड है। इस स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन 0.1 मोलर सॉल्यूशन मान लीजिए हमने बनाया, इसको हम ले लेंगे और हम इसको टाइट्रेट करा देंगे। उस रेशियो में हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन इसमें बचा हुआ है। ओके, तो टोटल में से, टोटल आयोडीन में से कितना एस्कॉर्बिक एसिड ने यूज़ कर लिया और कितना हमें बचा हुआ मिला इसकी हेल्प से, जो हमने पता किया सोडियम थायोसल्फेट की हेल्प से, उससे हमें ये पता चलेगा कि इस आयोडीन के इक्विवेलेंट, जो कि रिएक्ट किया एस्कॉर्बिक एसिड से, इक्विवेलेंट यहाँ पर हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट था। तो कितना एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट है, हमें इस पूरे सिस्टम से फाइनली पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली इंडिकेटर वाला पार्ट हम डिस्कस करना भूल गए, अभी कर लेते हैं उसे। बाकी ऑब्वियसली कहाँ पर आप इंडिकेटर ऐड कर रहे हो? जब आपका I2 लिबरेट हो गया और आपने ये स्टैंडर्डाइजेशन
एस्कॉर्बिक एसिड डालने के बाद बचे हुए I2 का स्टैंडर्डाइजेशन करना शुरू किया। ठीक है, तो जब आपका लाइट येलो कलर आपको विजिबल होगा हल्का हल्का, उस समय पर हम लोग इंडिकेटर डाल देंगे और ये इंडिकेटर क्या करेगा, आपका जो I2 है, ठीक है, I2 से रिएक्ट करेगा और ब्लू कलर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये I2 हमारा जो बचा हुआ I2 था, ये सोडियम थायोसल्फेट जब इसको सारा का सारा यूटिलाइज कर लेगा तो ये आयोडीन खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो वापस से एंड पॉइंट पर जो कलर आने वाला है वो कलरलेस हो जाता है। ओके, तो एस्कॉर्बिक एसिड का टाइट्रेशन आपको याद होगा, मैंने आईडीमेट्री में भी बताया था, क्योंकि डायरेक्ट टाइट्रेशन हम एस्कॉर्बिक एसिड को हम डायरेक्टली आयोडीन से रिएक्ट भी करा के कर रहे हैं, और एस्कॉर्बिक एसिड को हम पोटेशियम आयोडेट टाइट्रेशन की हेल्प से भी रिएक्ट करवा सकते हैं। दोनों ही मेथड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट पोटेशियम आयोडेट टाइट्रेशन, दैट इज आयोडेटोमेट्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के रेडॉक्स टाइट्रेशन के साथ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, बाय।